हेलो एंड वेलकम टू SPMIS Academy डेली आंसर राइटिंग सेशन। इस सेशन में हम आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसका सॉल्यूशन आपके साथ डिस्कस करते हैं एंड यू कैन सबमिट योर आंसर इन अवर टेलीग्राम ग्रुप। SPMIS Academy स्टूडेंट्स कैन सबमिट देयर आंसर इन देयर व्हाट्सएप ग्रुप्स। आज का क्वेश्चन है क्लाइमेट चेंज के ऊपर। क्वेश्चन स्टार्ट बहुत ही सिंपल पार्ट के साथ होता है, जहां पर क्वेश्चन आपसे पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय क्लाइमेट चेंज। द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज आस्किंग दैट व्हाट आर द कॉजेज एंड द मैकेनिज्म ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। देखिए क्लाइमेट चेंज से सीधे आ गए ग्लोबल वार्मिंग पर, एंड दैट टू ग्लोबल वार्मिंग इन रीसेंट टाइम्स। And the third part is that discuss the possible impacts of the global warming on agriculture in India. So these three parts have to be answered and the question is of 15 marks. That means you have to answer it in 250 words. 250 words का मतलब होता है one full A4 sheet both sides and another A4 sheet जिसका एक side होगा. You will have to leave margins of 1 inch from both the side and 1.5 inch from the top. The question is from paper 4 environment topic there. And there the topics are conservation, environmental pollution, degradation, environmental impact assessment. तो climate change इन्हीं से related एक एक एरिया होता है। The reference newspaper for this topic is 11th January 2020, where Satyajit sir has discussed that how is the climate change caused and what is global warming, what is greenhouse effect, ये सब सत्यजीत सर ने डिस्कस करा है। क्वेश्चन को अगर समझते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। क्वेश्चन में जो डायरेक्टिव वर्ड है दैट इज डिस्कस एंड दैट इज फॉर द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। जब भी आपसे कोई कुछ डिस्कस करने को बोलता है तो आपको उस चीज के बारे में एग्जाम्पल देकर के अच्छे से बताना होता है, एलैबोरेट करना होता है। क्वेश्चन में एक्चुअली आपको 4 पार्ट आंसर करने हैं। पहला पार्ट आंसर करना है व्हाट इज क्लाइमेट चेंज, दैट्स अ फर्स्ट पार्ट। सेकंड आपको आंसर करना है व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, ये जो पूछा है कि व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, इसको आप आंसर करेंगे। द थर्ड पार्ट यू नीड टू आंसर आर द व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, दैट इज हियर। And the fourth is that what is the impact of the global warming on agriculture in India, that's the fourth part. क्वेश्चन में कोई भी कहीं पर भी ये नहीं दिया है किस पार्ट का वेटेज कितना है, आप अपने हिसाब से अकॉर्डिंगली ब्रेक कर लें। बिकॉज द थर्ड पार्ट डिस्कस द पॉसिबल इम्पैक्ट्स, दैट सीम्स टू बी द बिगेस्ट पार्ट। सिमिलरली सेकेंड पार्ट जो है कॉजेज एंड मैकेनिज्म, दैट इज ऑल्सो अ बिग पार्ट। तो हम लोग इसको फर्स्ट जो पार्ट है व्हाट डू यू मीन बाय क्लाइमेट चेंज, इसको 3 नंबर का करेंगे 3 मार्क्स का, और बाकी दोनों को 6 मार्क्स का कर देंगे। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को 6 मार्क्स का, थर्ड पार्ट को 6 मार्क्स का और फर्स्ट पार्ट को 3 मार्क्स का ही करके अटेम्प्ट करने का ट्राई करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कैसे जो फर्स्ट पार्ट है व्हाट इज क्लाइमेट चेंज, उसको कैसे आंसर करना है। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन से लिखिए दैट क्लाइमेट चेंज होने का मतलब होता है कि अगर जो क्लाइमेट के लॉन्ग टर्म एवरेज वैल्यूज हैं वो बदल जाए, मतलब लॉन्ग टर्म एवरेज वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, रेनफॉल, अगर ये सब बदलने लगता है तो उसको हम लोग समझ लेते हैं क्लाइमेट चेंज हो रहा है। देन क्लाइमेट चेंज के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात है कि ऐसा नहीं है कि क्लाइमेट चेंज अभी ही हो रहा है। अर्थ की पूरी हिस्ट्री को अगर आप देखेंगे तो अर्थ में जब से अर्थ बनी है सिंस द 4.4 बिलियन ईयर्स अगो, तब से अर्थ में बहुत बार क्लाइमेट चेंज हो चुका है। हाउएवर अभी जो रिसेंट टाइम्स पर जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ह्यूमंस ने जो ह्यूमन के एक्शंस हैं उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जो न्यूज़पेपर के आपको लिंक दी है वहां पर अच्छे से डिस्कस हुआ है। यहां वाले लेक्चर पर भी हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे ग्लोबल वार्मिंग पर। ग्लोबल वार्मिंग का जो मेन रीजन है दैट इज कि ग्रीन हाउस गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड दीज आर गेटिंग रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर। सो ये छोटी सी 3 बातें लिख करके दैट व्हाट इज क्लाइमेट चेंज, climate change is due to the global warming and global warming is due to the release of the greenhouse gases, that is the answer to the first part of the question which is asking what is climate change. बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आप इसको आंसर कर सकते हैं by just establishing the link between the climate change, global warming and then the greenhouse gases। इन तीनों की लिंक से ही हो जाएगा। आइए चलते हैं सेकेंड पार्ट पर, देखते हैं इसका दैट व्हाट आर द कॉजेज एंड द मैकेनिज्म ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। मैकेनिज्म पर पहले इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि एक बार जब आप मैकेनिज्म समझा देंगे
देन इट विल बी इजियर कि आप कॉजेस के बारे में बात करेंगे। मैकेनिज्म ग्लोबल वार्मिंग का होता है कि अर्थ में जो सन की हीट आती है, जब वो अर्थ को हीट अप, अर्थ के सरफेस को हीट कर देती है, तो इस सरफेस से निकलने वाले जो रेडिएशन होते हैं वो ऊपर के एटमॉस्फेयर को भी हीट अप कर देते हैं। एटमॉस्फेयर में होती हैं ग्रीन हाउस गैसेस। अगर ये ग्रीन हाउस गैसेस ज्यादा हो जाती हैं तो अर्थ के सरफेस से रिफ्लेक्ट होने वाली हीट जो है, सॉरी रिफ्लेक्ट नहीं, रेडिएट होने वाली हीट जो है वो ज्यादा से ज्यादा अब्जॉर्ब होती है इस एटमॉस्फेयर में, और जब वो ज्यादा अब्जॉर्ब होती है तो ओवरऑल इस एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसी को हम लोग ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। ये ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज होती हैं बिकॉज ह्यूमन के जो एक्शंस हैं, जैसे जो हम लोगों के फॉसिल फ्यूल बर्निंग है एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इन वजह से देयर आर ग्रीन हाउस गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड विच आर कंटिन्यूअसली गेटिंग रिलीज्ड। सो दिस इज द होल मैकेनिज्म ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। आप बस सिंपल से बता दें कि ग्लोबल वार्मिंग जो होता है इट इज हैपनिंग ड्यू टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है कि देयर इज अ ट्रैपिंग ऑफ द लो एनर्जी रेडिएशन बाय द एटमॉस्फेयर by the greenhouse gases like carbon dioxide, methane, nitrous oxide। और ये जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं ये ज़्यादा इसलिए हुई हैं क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन है, मिनरल फ्यूल की बर्निंग कर रहे हैं ह्यूमंस, इसी वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में ये ग्रीन हाउस गैसेज ज़्यादा है। यहाँ पर ज़रूरी है आप एक सिंपल सा डायग्राम दे दें। देखिए मैं बहुत जल्दी इस पूरी चीज़ को समराइज कर रहा हूँ। अगर किसी को इस टॉपिक के बारे में डेप्थ में नहीं पता है तो आपसे मैं बोलूँगा कि आप एक बार सत्यजीत सर का न्यूज़पेपर एनालिसिस देख ले, वहाँ पर उन्होंने बहुत ही टाइम लेकर के अच्छे से एक्सप्लेन करा है इसी बात को। आपके लिए ज़रूरी है बस आप मेन पॉइंट लिखें, मेन कीवर्ड्स लिखें अपने आंसर में, एक डायग्राम बना दें जिसमें दिखा दें कैसे सन की जो रेडिएशन है वो अर्थ से रिफ्लेक्ट हो रही है। एज यू कैन सी हियर, यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा है और उससे एटमॉस्फेयर की हीटिंग हो रही है, और एटमॉस्फेयर में जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, इनको आप दिखा दें, दैट विल गिव यू मार्क्स। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। एसेंशियली हमें बताना है क्या कॉजेज है जिनसे ज्यादा से ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज हो रही हैं, या फिर अर्थ जो है वो ज्यादा से ज्यादा हीट अब्जॉर्ब करके रेडिएट कर रही है जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर भी गर्म हो रहा है। पहला रीजन है डिफॉरेस्टेशन। देखिए आपको पता है कि जो फॉरेस्ट होते हैं, जो हमारे ट्रीज होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, एटमॉस्फेयर में जो होती है उसको अब्जॉर्ब करते हैं और उसको स्टोर करके रखते हैं। दे आर अ नेचुरल स्टोरेज ऑफ कार्बन। लेकिन जब हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, बिकॉज हमको टिम्बर चाहिए होता है, बिकॉज फॉरेस्ट लैंड पर हमको एग्रीकल्चर करना होता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है, तो जब हम इन फॉरेस्ट को काट देते हैं तो फॉरेस्ट आर नो लॉन्गर एबल टू अब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। एज अ रिजल्ट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज ऑल्सो इंक्रीजेस। मोर ओवर, फॉरेस्ट को काटने के बाद हमारी जैसे जो टिम्बर होती है उसकी हम बर्निंग करते हैं, यू नो वी रिक्वायर फ्यूल वुड, उसकी बर्निंग होती है। एज अ रिजल्ट और ज्यादा अमाउंट में जो वुड में कार्बन डाइऑक्साइड जो कैप्चर्ड थी वो और निकल जाती है। द सेकेंड रीजन इज ट्रांसपोर्टेशन। हम लोग अपनी कार्स यूज करते हैं, उनमें फ्यूल पड़ता है, डीजल, पेट्रोल, और जब ये फ्यूल बर्न होते हैं तो उनसे ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं। सिमिलरली अगर हम एविएशन इंडस्ट्री को भी देखें तो एविएशन इंडस्ट्री भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज कराती है। द थर्ड कॉज इज द इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रीज को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ये एनर्जी जो होती है ये मिनरल फ्यूल लाइक कोल और आपकी नेचुरल गैस, इसको बर्न करके आती है, और जब ये एनर्जी आती है तो इस एनर्जी के जनरेशन प्रोसेस में देयर इज लॉट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज विच गेट रिलीज्ड, और ये ग्रीन हाउस गैसेज ग्लोबल वार्मिंग कराती हैं। मोर ओवर देयर आर सर्टेन इंडस्ट्रीज जिनको डायरेक्टली कोल की रिक्वायरमेंट होती है या अदर फॉर्म ऑफ द एनर्जी जैसे कि डीजल, फॉसिल फ्यूल्स, अदर फॉर्म ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स लाइक डीजल, पेट्रोल, इनकी रिक्वायरमेंट होती है, और ये भी ग्रीन हाउस गैसेज में कंट्रीब्यूट करते हैं। फोर्थ कॉज इज द एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में यू नो दैट जब हम राइस कल्टीवेशन करते हैं तो उस टाइम पर देयर आर
greenhouse gases like methane released into the atmosphere. Moreover, हम जो कैटल अपने यहाँ रखते हैं like cows, buffalo, they are also source of the greenhouse gases like methane. हम जब प्लाउइंग करते हैं अपनी फील्ड को, जो सॉइल की जब प्लाउइंग होती है उस दौरान भी सॉइल में जो कार्बन मौजूद होता है वो डिकम्पोज हो जाता है और डिकम्पोज होकर के इट स्केप्स इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. सो एग्रीकल्चर इज ऑल्सो अ कॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग. देन देर इज अनदर कॉज अर्बनाइजेशन. जैसे जैसे हम अर्बन एरियाज हमारे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है और जैसे जैसे हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ती है वैसे वैसे हमको ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल फ्यूल लाइक कोल इनको बर्न करना होता है और जिससे हमारी ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ती जाती हैं. सेकेंडली, जब अर्बन एरियाज हम फॉर्म करते हैं तो हम अर्बन एरियाज में जो फॉरेस्ट होते हैं उनको काटते हैं, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा रोड्स बनाते हैं, हम लोग वहाँ पर कंक्रीट के जंगल्स बनाते हैं जिसको बोलते हैं कंक्रीटाइजेशन, ये करते हैं. दिस इज टुगेदर कॉल्ड एज द लैंडस्केप चेंज. और जब ऐसा होता है तो वो अर्बन एरिया जो होता है वो ज़्यादा गर्म होता है, वहाँ की जो कंक्रीट की रोड होती है वो ज़्यादा गर्म होती है. जब वो ज़्यादा गर्म होती है तो वो एटमॉस्फेयर को भी ज़्यादा गर्म करती है और जब वो एटमॉस्फेयर को भी ज़्यादा गर्म करती है सो देयर इज़ अ फिनोमिना ऑफ अर्बन हीट आइलैंड, जिसकी वजह से अर्बन एरियाज जो होते हैं वो ज़्यादा गर्म हो जाते हैं. आपने ये फील भी करा होगा कि जो सिटी होती है उसका टेम्परेचर विलेज एरिया से थोड़ा सा ज़्यादा होता है और जब ऐसा होता है तो ओवरऑल ये ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करता है. वो सिटी एरिया एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ाता है. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अर्बनाइजेशन जो है वो दो तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहा है. एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है इसलिए ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन ज़्यादा है और सेकेंड चीज़ कि जब वो अर्बनाइजेशन हो रहा है तो ओवरऑल एटमॉस्फेयर की हीटिंग भी ज़्यादा हो गई और जब हीटिंग ज़्यादा हो गई तो अपने आप ग्रीन हाउस फिनोमिना जो है वो भी बढ़ जा रहा है. नेक्स्ट है वेस्ट मैनेजमेंट, जो है वो भी ग्रीन हाउस गैसेस ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करता है. देखिए जो अभी हमारे यहाँ से वेस्ट निकलता है दो उसके हम लोग देयर आर ओनली सर्टेन थिंग्स विच वी कैन डू फॉर दैट वेस्ट. या तो हम उस वेस्ट को रिसाइकल करेंगे. जब आप रिसाइकल करते हैं वेस्ट को तो उसमें एनर्जी लगती है और जब एनर्जी लगती है तो वो एनर्जी मिनरल फ्यूल से आती है जिससे अगेन जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो निकलेंगी. या तो आप उस वेस्ट से वापस एनर्जी निकाल लेंगे जिसको बोलते हैं वेस्ट टू एनर्जी. इसमें क्या होता है कि आप वेस्ट जो होता है उसको एक जैसे थर्मल पावर प्लांट होते हैं वैसे ही वेस्ट को बर्न करने के पावर प्लांट होते हैं. आप वेस्ट को बर्न करते हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. लेकिन जब आप बर्निंग करते हैं तो अगेन आप प्रोड्यूस करते हैं ग्रीन हाउस गैसेस को. द थर्ड इज ओपन बर्निंग ऑफ द वेस्ट, दैट इज ऑल्सो कॉमन इन द अर्बन एरियाज. वेस्ट को एक जगह रखा जाता है और उसकी ओपनली बर्निंग कर दी जाती है. दैट इज अगेन प्रोड्यूसिंग द ग्रीन हाउस गैसेस. एक और लास्ट तरीका होता है वेस्ट का, दैट इज कॉल्ड एज लैंडफिल. लैंडफिल में क्या करा जाता है, वेस्ट को हम लोग एक ओपन एरिया में डंप कर देते हैं. जब डंप कर देते हैं तो उस वेस्ट में जो बायोडिग्रेडेबल पार्ट होता है, जैसे कि हमारे यहाँ के जो फ्रूट्स का जो पार्ट है, फ्रूट्स का जो छिलका है, जो उसका पील है, जो हमारा वेस्ट फूड है, जो हमारा वेस्ट फ्रूट्स हैं, ये सब बायोडिग्रेडेबल जो पार्ट है ये सब बैक्टीरियल एक्शन से डिग्रेड होता है. और जब ये डिग्रेड होता है तो अगेन इससे मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड एंड अदर सच गैसेस आर रिलीज्ड and these gases are again contributing to the greenhouse effect and they will contribute to global warming. So waste management anyway it contributes to the global warming. The only solution is generate less waste. So these are the certain causes of the global warming. यहाँ पर आप अगर और भी छोटे छोटे causes लिख सकते हैं, you can write as many causes. आप ट्रांसपोर्टेशन में इसको और थोड़ा बता दीजिए कि कार्स में ज़्यादा होता है, हम लोगों को साइकिल यूज़ करनी चाहिए. डिफॉरेस्टेशन में आप और बताइए कि डिफॉरेस्टेशन के क्या क्या मेजर रीजंस हो सकते हैं, क्या हो सकता है. यू कैन डिस्कस मोर ऑन दैट. हाउएवर स्पेस यहाँ पर लिमिटेड हो जाएगी
इस सेक्शन को और डिस्कस करने में। नेक्स्ट आ जाते हैं इम्पैक्ट्स ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग ऑन एग्रीकल्चर। क्या एग्रीकल्चर पर इम्पैक्ट पड़ता है? देखिए, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। हमारा जो एग्रीकल्चर है वो क्लाइमेट पर हेविली डिपेंडेंट होता है, स्पेशली मॉनसून्स पर। इंडियन एग्रीकल्चर मॉनसून पर बहुत डिपेंडेंट होता है, और अगर क्लाइमेट चेंज होगा तो इंडियन एग्रीकल्चर जो है वो इम्पैक्ट हो जाएगा। इस चीज़ को मैंने लिख दिया है डिक्लाइन इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर। ओवरऑल एग्रीकल्चर से जो प्रोड्यूस होता है उसी में ही डिक्लाइन हो जाएगा। तो ये तो पहला हो गया, मॉनसून में अगर चेंज हो गया। सेकेंड, क्लाइमेट चेंज जब होता है तो वहाँ पर जो नेचुरल हजार्ड्स हैं जैसे फ्लड्स, ड्राउट्स, स्टॉर्म्स, ये सब भी बढ़ते हैं, और आपको पता है कि ये सब एग्रीकल्चर के लिए हार्मफुल है। तो अगर क्लाइमेट चेंज की वजह से ज़्यादा फ्लड, ड्राउट आता है, स्टॉर्म आता है, तो अपने आप एग्रीकल्चर भी इम्पैक्ट हो जाएगा। मोर ओवर ये भी कहा जाता है कि जब क्लाइमेट चेंज होगा तो पेस्ट जो अटैक्स होते हैं, प्लांट में जो डिजीजेज होते हैं, ये सब भी ज़्यादा से ज़्यादा होने लगेंगे, और जब ये ज़्यादा होंगे तब भी जो हमारा एग्रीकल्चर है वो इम्पैक्ट हो जाएगा। ये तीनों ही चीज़ें हमारे एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को कम कर देंगी। प्रोडक्टिविटी मतलब जो ओवरऑल प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया हो जाता है हमारा, वो ओवरऑल कम होने लगेगा बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। सेकेंड पॉइंट है कि हमारा एग्रीकल्चर का जो लैंड है वो भी कम होने लगेगा। देखिए, आपको पता है जब क्लाइमेट चेंज होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, तो उससे सी लेवल राइज होगा। जब सी लेवल राइज होगा तो जो कोस्टल एरियाज है वहां पर सी वाटर अंदर आने लगेगा, कोस्टल एरियाज के अंदर आएगा, लैंड को ऑक्यूपाई कर लेगा। और आपको पता है कि इंडिया में देयर आर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, वहां पर एग्रीकल्चर होता है। दीज आर फर्टाइल लैंड्स जहां पर एग्रीकल्चर होता है, और जब इन कोस्टल प्लेन्स पर सी वाटर आ जाएगा तो यहाँ पर एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं होगा। एज अ रिजल्ट हमारे एग्रीकल्चर की जो लैंड है उसका हम लूज कर देंगे। जब क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा होगा तो हमारे फार्मर्स को उस क्लाइमेट चेंज के लिए अडेप्ट करना पड़ेगा, और उससे होने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स जैसे फ्लड्स, ड्राउट्स, स्टॉर्म्स, इनको मिटिगेट करना पड़ेगा। दो बातें होती हैं, अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन। आपने एनवायरनमेंट के अपने कोर्स में इन दोनों के बीच का डिफरेंस पढ़ा होगा। तो हमारे फार्मर्स को अडेप्ट करना होगा और उसको मिटिगेट करना होगा, लेकिन ओनली रिच फार्मर्स विल बी एबल टू अफोर्ड दिस। जो पुअर फार्मर्स होते हैं उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो क्लाइमेट चेंज में होने वाले जो नई नई इन्वेस्टमेंट उनको करनी पड़ेगी जिससे वो अडेप्ट कर पाएँ या मिटिगेट कर पाएँ, उनके पास इतना पैसा अक्सर नहीं होता है। और एज अ रिजल्ट जो पुअर फार्मर्स होंगे दे विल फेस एग्रीकल्चरल पॉवर्टी, मतलब एग्रीकल्चर में रहने की वजह से वो और पुअर हो जाएंगे, लेकिन रिच फार्मर्स इसका यूज कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इनइक्वालिटी भी राइज हो जाएगी। और चौथा इम्पैक्ट आएगा कि जो सॉयल है उसकी फर्टिलिटी में डिक्लाइन होएगा। देखिए, जब फ्लड्स ज़्यादा आएंगी, ड्राउट आएंगे, स्टॉर्म्स आएंगे, तो ये ऑब्वियस है कि सॉयल में इरोजन ज़्यादा होएगा। और जब सॉयल में इरोजन ज़्यादा होएगा, देखिए फ्लड से वाटर इरोजन होएगा, ड्राउट आएगा तो विंड इरोजन ज़्यादा होएगा। तो जब सॉयल में इरोजन ज़्यादा होएगा तो ओवरऑल सॉयल की जो फर्टिलिटी है वो अपने आप कम हो जाएगी, और जब सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाएगी तो आप समझ सकते हैं एग्रीकल्चर और इम्पैक्ट हो जाएगा। तो ये वो तरीके हैं जिनसे ग्लोबल वार्मिंग एग्रीकल्चर को इम्पैक्ट करेगी। अब आपका आंसर यही खत्म हो गया है, लेकिन इस क्वेश्चन में ज़रूरी है कि आप कुछ एक वे फॉरवर्ड भी लिखें। आपने प्रॉब्लम तो हाईलाइट कर दी कि इम्पैक्ट क्या होंगे, बट उसका सोल्यूशन क्या है इसको भी बताएं। आप बताएं क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर से कैसे इस चीज़ को सॉल्व करा जा सकता है। यू मस्ट ऑल्सो टेल दैट नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या बोलता है। इट इज़ आस्किंग कि फार्मर्स को केवल क्रॉपिंग नहीं करनी चाहिए, उनको लाइव स्टॉक भी रखना चाहिए, फिशरीज पर ध्यान दें, प्लांटेशन भी करें, सो दैट उनको एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग पर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा फार्मर्स को वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़ानी है और अपने वाटर रिसोर्सेज को भी मैनेज करना है। इसके लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है उसको परस्यू करना है। जो फार्मर्स हैं उनको देखना है कि क्या क्या उनको न्यूट्रिएंट जो होते हैं उनके सॉयल में
क्या क्या टाइप के फर्टिलाइजर हैं उनको, उस चीज़ को भी उनको बेटर मैनेज करना है, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट पर ध्यान देना है, जिससे कि सॉइल की जो फर्टिलिटी है, जो अभी पिछले में बताया था, वो सॉइल की फर्टिलिटी ना डिक्लाइन हो पाए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उनको करें। एंड इसीलिए गवर्नमेंट ने सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम भी स्टार्ट करी है। तो ये सब कुछ वे फॉरवर्ड के पॉइंट हैं। देखिए, वे फॉरवर्ड बहुत ज़्यादा नहीं देना होता है, बिकॉज इसके मार्क्स नहीं है, क्वेश्चन में ये पूछा कहीं पर भी नहीं है, आप बस इसलिए दे रहे हैं जिससे आपका आंसर कंप्लीट हो जाए। और उसके बाद आप एक छोटा सा कंक्लूजन लिख दें, दैट क्लाइमेट चेंज इज नॉट अ लोकल और अ रीजनल चैलेंज, इट्स अ चैलेंज फॉर ह्यूमैनिटी, दस इट मस्ट बी परस्यूड कलेक्टिवली। तो ये एक छोटा सा आप कंक्लूजन देकर के इस आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं। सो दिस इज इट फॉर दिस सेशन। थैंक यू।